नमस्कार दोस्तों। 15 अगस्त 2025 को अलास्का में हुई डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन की ऐतिहासिक मुलाकात को लेकर पूरी दुनिया की सांसें थमी हुई थी। 4 घंटे चली इस मुलाकात से उम्मीद थी कि रूस यूक्रेन युद्ध, जो 24 फरवरी 2022 से लगातार चलता आ रहा है, शायद अब थम जाएगा। लेकिन नतीजा शून्य निकला। न कोई युद्ध विराम, न शांति प्रस्ताव और न ही किसी तरह का समझौता। यह नाकाम कोशिश यूक्रेनी जनता के लिए एक और टूटी हुई उम्मीद बन गई। यूनाइटेड नेशन के आंकड़ों के अनुसार इस युद्ध में अब तक 3,20,000 से ज़्यादा यूक्रेनी लोग मारे जा चुके हैं, जिनमें 40,000 से अधिक मासूम बच्चे शामिल हैं और 1,07,00,000 लोग अपना घर छोड़कर रिफ्यूजी बन चुके हैं। यूक्रेन के बड़े बड़े शहर आज मलबे में बदल चुके हैं। यहाँ की इकोनॉमी पूरी तरह से चरमरा गई है और अधिकतर उद्योग धंधे बंद पड़े हुए हैं। वहीं रूस पर पश्चिमी देशों द्वारा लगाए गए 15,000 से अधिक प्रतिबंधों के बावजूद वह अब भी एनर्जी और हथियारों की ताकत से यूरोप पर दबाव बना रहा है। अमेरिका और नाटो अब तक यूक्रेन को लगभग 240 अरब की सैन्य और आर्थिक मदद भेज चुके हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह मदद यूक्रेनी जनता की भलाई के लिए है या सिर्फ रूस को कमज़ोर करने की जियोपॉलिटिकल चाल का हिस्सा है। आंकड़े बताते हैं कि यूक्रेन में रोज़ाना औसतन 250 बमबारी की घटनाएं हो रही हैं और हर घंटे दर्जनों लोग या तो मारे जा रहे हैं या फिर घायल हो रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच असली पीड़ा उन बच्चों, महिलाओं और आम नागरिकों की है जिनकी ज़िंदगी इस सियासी शतरंज की बिसात पर रोज़ दांव पर लग रही है। दोस्तों, ज़रा सोचिए, एक तरफ है यूक्रेन जो पिछले 3.5 साल से बारूद, बम और खून की बारिश झेल रहा है। मासूम बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग हर दिन मौत और डर के साए में जी रहे हैं। और दूसरी तरफ हैं दुनिया के ताकतवर मुल्क जो कभी शांति के मसीहा बनकर सामने आते हैं तो कभी हथियारों और पैसों से इस आग को और भड़काते हैं। सवाल ये है, क्या अमेरिका और नाटो सचमुच मदद कर रहे हैं या यूक्रेन की तबाही को अपना बिजनेस बना चुके हैं? आइए जानते हैं इस युद्ध का असली सच। दोस्तों, फरवरी 2022 में शुरू हुआ रूस यूक्रेन युद्ध अगस्त 2025 तक आते आते इतिहास की सबसे लंबी और खून खराबे वाली जंगों में से एक बन चुका है। यूनाइटेड नेशन मानवाधिकार कार्यालय की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक मई 2025 तक लाखों यूक्रेनी निर्दोष नागरिक इस युद्ध में मारे गए हैं या फिर घायल हुए हैं। कीव स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का अनुमान है कि अब तक यूक्रेन को लगभग 155 अरब डॉलर से अधिक का मॉनेटरी नुकसान हो चुका है। हज़ारों स्कूल, 1200 से अधिक हॉस्पिटल्स और सैकड़ों पुल, सड़कें पूरी तरह खंडर में बदल गए हैं। और सबसे दर्दनाक सच यह है कि यूक्रेनी सेना के शहीद जवानों की संख्या लाखों में पहुंच चुकी है, जो इस युद्ध की असली कीमत बता रही है। यूनिसेफ की एक रिपोर्ट के अनुसार इस युद्ध ने बच्चों की पीढ़ी को मानसिक और शारीरिक रूप से तबाह कर दिया है। लगभग 7.5 मिलियन बच्चे युद्ध के शुरुआती महीनों में प्रभावित हुए। अगस्त 2025 तक 1.5 मिलियन बच्चे मानसिक बीमारियों जैसे पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर से जूझ रहे हैं। रोज़ाना औसतन 16 बच्चे या तो घायल होते हैं या मारे जाते हैं। लाखों महिलाएं अपने पति, भाई या पिता को खो चुकी हैं। वे या तो रिफ्यूजी कैंप्स में रह रही हैं या फिर बेरोजगारी और गरीबी से जूझ रही हैं। इस युद्ध ने इंसानी ज़िंदगी को पूरी तरह हिला दिया है। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी की जुलाई 2025 की रिपोर्ट बताती है कि अब तक 70 लाख से ज़्यादा यूक्रेनी लोग देश छोड़ चुके हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा महिलाएं और बच्चे हैं। यूरोप के पोलैंड में 15 लाख, जर्मनी में 12 लाख,
चेक गणराज्य में 6 लाख और इटली में 5 लाख यूक्रेनी लोग रिफ्यूजी कैंप्स में रह रहे हैं। इसके अलावा करीब 37 लाख यूक्रेनी लोग देश के अंदर ही विस्थापित हैं। ये लोग स्कूल्स, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस, रेलवे स्टेशंस और टेम्परेरी कैंप्स में रहने को मजबूर हैं। यूरोपीय देशों में रह रहे यूक्रेनी शरणार्थियों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। शरणार्थियों के लिए सिर्फ छत और खाना ही काफ़ी नहीं है, उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार भी चाहिए। यूरोपीय संघ की 2025 की रिपोर्ट बताती है कि शरणार्थियों में लगभग 70% महिलाएं और बच्चे हैं। इनमें से अधिकतर महिलाएं रोजगार पाने के लिए संघर्ष कर रही हैं, क्योंकि यहाँ की लोकल लैंग्वेज और रूल्स उनके लिए बड़ी बाधा हैं। बच्चों को भी यहाँ लैंग्वेज और कल्चर रिलेटेड दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अनुमान है कि लगभग 12 लाख शरणार्थी बच्चे यूरोप के स्कूलों में दाखिले से वंचित हैं। कई जगहों पर कक्षाएं भर चुकी हैं, जिससे यहाँ टेम्परेरी एजुकेशनल सेंटर्स बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा यूक्रेन के भीतर भी हालात बहुत ख़राब हैं। यहाँ बच्चों की एजुकेशन पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है। यूनिसेफ की जुलाई 2025 की रिपोर्ट बताती है कि अब तक 3000 से अधिक स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ नष्ट हो चुके हैं। करीब 50 लाख बच्चे और छात्र एजुकेशन से वंचित हो गए हैं। कई जगह टेम्परेरी क्लासेस और ऑनलाइन एजुकेशन शुरू की गई है, लेकिन बिजली, इंटरनेट और सुरक्षित जगह की कमी ने इसे असफल बना दिया है। कुछ क्षेत्रों में बच्चे बम शेल्टर और रिफ्यूजी कैंप में पढ़ाई करने को मजबूर हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यह स्थिति पूरी पीढ़ी के भविष्य को खतरे में डाल रही है। दोस्तों, इस युद्ध ने इंसानियत के सबसे अंधेरे पहलू को भी उजागर कर दिया है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग। यूनिसेफ और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन की जुलाई 2025 की रिपोर्ट के अनुसार इस युद्ध के शुरू होने के बाद से ह्यूमन ट्रैफिकिंग के मामलों में 300% से ज़्यादा बढ़ोतरी दर्ज की गई है। जैसे ही लोग यूक्रेन की सीमा पार करते हैं, रेलवे स्टेशंस, रिफ्यूजी कैंप्स और बॉर्डर चेक पॉइंट्स पर मानव तस्करों का आसान निशाना बन जाते हैं। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक अब तक 19,000 से अधिक यूक्रेनी बच्चों को रूस जबरन ले जाया गया है। वहाँ उन्हें री एजुकेशन कैंप में रखा जाता है, जहाँ उनका ब्रेन वॉश और माइंड रीसेट किया जाता है और उनकी भाषा, संस्कृति और पहचान मिटाई जाती है और इनको नई पहचान दी जाती है। और 18 साल की उम्र पूरी होने पर उन्हें रूसी सेना में भर्ती कर यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में भेजा जाता है। यह स्थिति आधुनिक युग की स्लेव मार्केट जैसी है, जिसे मानवाधिकार संगठनों ने आधुनिक इतिहास का सबसे बड़ा बाल अपहरण कांड कहा है। इसी अपराध के चलते मार्च 2023 में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और रूस की चाइल्ड राइट्स कमिश्नर मारिया लवोवा-बेलोवा के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। इस युद्ध ने यूक्रेन की स्वास्थ्य व्यवस्था को पूरी तरह बर्बाद कर दिया है। WHO की जून 2025 की रिपोर्ट के अनुसार अब तक यहाँ 1200 से ज़्यादा हॉस्पिटल पूरी तरह से नष्ट हो चुके हैं। देश में करीब 40% डॉक्टर्स और हेल्थ वर्कर्स देश छोड़ चुके हैं और इनमें से कई तो खुद रिफ्यूजी बन चुके हैं। दवाइयों और उपकरणों की आपूर्ति ठप है, जिससे लाखों लोग इलाज के बिना मरने पर मजबूर हैं। कैंसर, डायबिटीज़, टीबी और किडनी फेलियर के मरीज सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं। इंसुलिन, वैक्सीन और कीमोथेरेपी दवाइयाँ लगभग ख़त्म हो चुकी हैं। इस युद्ध ने यूक्रेन की अर्थव्यवस्था को लगभग पूरी तरह तोड़ दिया है। राजधानी कीव, खार्किव और डोनबास जैसे औद्योगिक शहर खंडर में बदल चुके हैं। IMF और विश्व बैंक की रिपोर्ट कहती है कि 2021 की तुलना में यूक्रेन की इकनॉमी 45% तक गिर चुकी है। यहाँ बेरोजगारी दर 38% तक पहुँच गई है और 70% से ज़्यादा उद्योग धंधे बंद पड़े हैं। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार 2022 में यूक्रेन का GDP करीब 30% गिरी, जो आधुनिक इतिहास के सबसे बड़ी आर्थिक गिरावटों में से एक है।
यहाँ एग्रीकल्चर सेक्टर पर भी गहरा असर पड़ा है। यूक्रेन, जिसे कभी यूरोप का अन्न भंडार कहा जाता था, अब गेहूं और मकई के उत्पादन में भारी गिरावट झेल रहा है। अमेरिका और नाटो देशों ने यूक्रेन की मदद के नाम पर अब तक अरबों डॉलर झोंक दिए हैं। केवल अमेरिका ने 2022 से 2025 के बीच 170 अरब डॉलर से ज़्यादा की सहायता दी है, जिसमें पैट्रियट मिसाइल सिस्टम, एम्ब्रास टैंक, ड्रोन और एडवांस हथियार शामिल हैं। ब्रिटेन ने स्टॉर्म शैडो मिसाइलें, जर्मनी ने लेपर्ड 2 टैंक और पोलैंड ने लड़ाकू विमान भेजे हैं। सुनने में ये सब यूक्रेन के लिए सुरक्षा कवच लगता है, लेकिन हकीकत अलग है। यह मदद असल में रूस को कमज़ोर करने और युद्ध को लंबा खींचने की अमेरिका की रणनीति है। यूक्रेन यहाँ सिर्फ एक मोहरा है, जबकि मैदान जंग में सबसे बड़ी कीमत चुका रही है वहाँ की निर्दोष जनता, जो बमबारी, भूख और विस्थापन के बीच कुचली जा रही है। राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की इस खेल को समझने में अब तक नाकाम रहे हैं। डर यही है कि अगर हालात ऐसे ही रहे तो आने वाले समय में दुनिया यूक्रेन को केवल इतिहास की किताबों में ही ढूंढेगी। दोस्तों, सच ये है कि यूक्रेन सिर्फ रूस की गोलियों से ही नहीं, बल्कि अपने सहयोगी कहे जाने वाले अमेरिका और यूरोपीय देशों की लालच से भी तबाह हो रहा है। अमेरिका ने यूक्रेन को अब तक जो आर्थिक और सैन्य सहायता दी है, इसके बदले अमेरिकी कंपनियों ने यूक्रेन की सबसे उपजाऊ 17 मिलियन हेक्टेयर ज़मीन पर नियंत्रण पा लिया है, जो देश की लगभग 30% एग्रीकल्चर लैंड है। यही नहीं, लिथियम और टाइटेनियम जैसे दुर्लभ खनिज, जो आधुनिक हथियार और बैटरी बनाने के लिए बेहद ज़रूरी हैं, अब अमेरिकी और यूरोपीय कॉरपोरेशंस की पकड़ में आ चुके हैं। जर्मनी और फ्रांस की एनर्जी कंपनीज यूक्रेन के गैस और तेल भंडारों के ठेके ले चुकी हैं, जबकि ब्रिटेन की कंपनियां यहां रिकंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स के नाम पर अरबों डॉलर का मुनाफा कमा रही हैं, और यूक्रेन की आम जनता के हिस्से में सिर्फ मलबा और भूख आ रही है। अब सवाल यह है कि क्या यह मदद है या आधुनिक उपनिवेशवाद? क्योंकि असली लड़ाई सिर्फ रूस और यूक्रेन के बीच नहीं, बल्कि संसाधनों की भूखी महाशक्तियों की जेब भरने की है। दोस्तों, सच्चाई यही है कि युद्ध में कोई असली विजेता नहीं होता। जीतने वाला भी खंडरों पर खड़ा होता है और हारने वाला अपने सपनों की लाश ढोता है। असली कीमत चुकाती है सिर्फ आम जनता, वो किसान जिसकी ज़मीन जल गई, वो माँ जिसका बेटा लौटकर कभी नहीं आएगा, वो बच्चा जिसकी किताबें अब राख बन चुकी हैं। गोली चाहे किसी भी ओर से चले, लेकिन उसका निशाना हमेशा इंसानियत ही बनती है। इसलिए आज ज़रूरी है कि दुनिया के देश अपने स्वार्थ और राजनीति से ऊपर उठकर इस युद्ध को रोकने की कोशिश करें। अगर दुनिया वाकई सभ्यता और मानवता पर गर्व करती है, तो इसे बचाने का यही सही वक्त है। इतिहास में नाम उसी का अमर होगा जो खून बहाने में नहीं, बल्कि शांति और भाईचारे की राह बनाने में अपनी ताकत लगाएगा। यही असली इंसानियत की जीत होगी और आने वाली पीढ़ियों के लिए सबसे बड़ी विरासत। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।